अब ये हमारा दूसरा टॉपिक चलता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के बारे में सब जानते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सक्रीशन कराते हैं किडनी से। जैसे हमारे सोडियम पोटेशियम्स हो गए, वो क्या करेंगे, इन सोडियम आयन को, पोटेशियम आयन को किडनी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। वो मेडिकेशंस होती हैं। डायूरेटिक्स उस क्लास से बिलोंग करता है। अब इसको पर्टिकुलरली एक तो कार्डियोवैस्कुलर में यूज़ किया जाता है, किडनी डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाएगा। मतलब इसको ना बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं, उनको मैनेज करने के लिए डायूरेटिक्स यूज़ किया जाता है। तो आपको अगर ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन या ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर, ड्रग्स फॉर किडनी डिसऑर्डर, तो आपको क्या याद रखना है, डायूरेटिक्स याद रखना है। उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी भी चीज़ को कोरिलेट करके चलोगे तो आपको इजी पड़ता है। थोड़ा बहुत उनमें स्पेसिफिक चेंज आता है, वरना कुछ चेंज नहीं होता। अब डायूरेटिक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी कभी हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये हाइपरटेंशन की बात हो गई, हार्ट फेलियर है, किडनी डिसऑर्डर है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, एडीमा हो गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डायूरेटिक्स यूज़ किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, जो हमारे डायूरेटिक्स है ना, उनके मैकेनिज्म के बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और स्पेसिफिक सेगमेंट है न्यूरॉन्स के, उसके बेसिस पर फंक्शनल यूनिट कैसे वो वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद कैसे उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुई है। जैसे कॉमन एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर है, थायजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड, इसमें इनका काम क्या होता है, आप यहाँ से समझ जाइए। एज आ गया है, एज मतलब कोई एंजाइम की बात हो रही है। एंजाइम क्या है, उसको इनिबिट करना है, इनिबिटर है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का इनिबिशन होना है, यहाँ तक आपको पता चल गया। कहाँ पर इनिबिशन होगा, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, वहाँ पर इसका इनिबिशन होना है। अब जब इसका इनिबिशन वहाँ हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन जो था, रीएब्जॉर्प्शन जो बाइकार्बोनेट का होने वाला था, वो कम हो जाएगा। एक तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, एक्सक्रीशन हो गया हमारे बाइकार्बोनेट का भी, उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स लोग थे वो भी साथ में उनको बाहर निकाल दिया गया। अब ये समझिए कि जब उसको लिया ही नहीं, उसने कुछ ऐसा काम किया, उसको नहीं लिया अंदर, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, उसका कम हो गया, तो उसने क्या करा, अच्छा ठीक है तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं लोगे, मैं अपने साथ वालों को लेकर चला जाऊंगा। तो वो उनके साथ साथ उन्होंने दूसरों को भी एक्सक्रीट आउट कर दिया। क्लिनिकल यूज, जब भी ग्लूकोमा की कंडीशन है, वो अगर ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट करना है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज किया जाता है, जैसे एसिटाजोलामाइड। आपने इसके बारे में आई गेस सुना होगा, अगर नहीं सुना कोई बात नहीं। एसिटाजोलामाइड है जो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अभी कभी कभी किसी को एल्टीट्यूड सिकनेस है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया है तो ट्रीट किया जाएगा। अब हम थायजाइड डायूरेटिक्स पर आते हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स में क्लोरथायजाइड है, ठीक है, आप उसको, या हाइड्रोक्लोरथायजाइड है, हाइड्रोफ्लूमिथायजाइड है, साइक्लोथायजाइड है। यहाँ थायजाइड डायूरेटिक्स की बात की है, सब जगह थायजाइड लगेगा, तो जहाँ थायजाइड आ गया आप समझ जाइए कि हम अपने डायूरेटिक्स की बात कर रहे हैं। और इसका काम कहाँ होगा, ये हमारे डीसीटी पर वर्क करेगा, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पर। अब हमारा क्या काम था, हमने देखा था कि डायूरेटिक्स जो है आयंस को या फिर किसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, आयंस को ये एक्सक्रीट आउट करते हैं ना, या इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो उसमें हमारे सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स जो हैं उनको इनिबिट करेगा, इनिबिट कर देगा, तो सोडियम और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, होगा बट कम होगा, ठीक है, इसका कम होगा। एक चीज़ आप ये देखना, डायूरेटिक्स का एक कंसिडरेशन में हमें मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक समय बाद क्या होता है, आप शायद उसकी वजह से डिहाइड्रेट हो सकते हो या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है।
क्योंकि इसमें इसका काम ही है ना कि उसको एक्सक्रीट आउट करना, ये एब्जॉर्प्शन को कम कर देना, रीएब्जॉर्प्शन को, और एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। वही बात की सोडियम क्लोराइड वाटर को निकालेगा और प्रमोट करेगा पोटेशियम का रिटेंशन। तो ये थायजाइड डायूरेटिक्स का काम है। अब हाइपरटेंशन मैनेजमेंट करना हो तो थायजाइड डायूरेटिक्स दिया जाता है, जिसमें हमारा क्लोरथायराजाइड आ गया। अब एडिमा एसोसिएटेड हैं कुछ चीज़ें, हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, क्लिनिकली वहाँ यूज़ किया जाएगा। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको किडनी स्टोन हुआ है, मानिए कि किसी इंसान को किडनी स्टोन है, किसकी वजह से हो रहा है? कैल्शियम की वजह से हो सकता है। तो प्रिवेंशन करना है उसको, प्रिवेंशन ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग किडनी स्टोन। मतलब एक तरीके से सोचिए कि कैल्शियम भी एक तरीके का आयन ही है, उसको भी नहीं करना है, नहीं रखना है, किडनी स्टोन कर रहा है, तो तब भी थायजाइड डायूरेटिक्स को यूज़ किया जा सकता है। अब लूप डायूरेटिक्स आते हैं। लूप डायूरेटिक्स फ्यूरासिमाइड, आई गेस सबने सुना होगा फ्यूरासिमाइड के बारे में, ब्यूमेटानाइड, ये सब आई गेस सब सुनते हैं। हाइपरटेंशन में नहीं सुना तो कार्डियक डिजीज़ में सुना होगा। फ्यूरासिमाइड कॉमन है हमारा, अगर नहीं है आपके लिए कॉमन तो उसको कॉमन बना लीजिए, जान लीजिए कि लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरासिमाइड है हमारा। ये क्या टारगेट करता है? जो हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप हेनले है ना, वहाँ पे टारगेट करेगा। जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर हैं उनको इनिबिशन का काम करेगा। अब देखो, एक तरीके से मानो पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमें जगह पता करनी है कि कहाँ पर इनिबिशन हो रहा है, ठीक है, या फिर किस पर्टिकुलर किडनी में या नेफ्रॉन में कहाँ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करने के बाद इनिबिशन पर पहुंचेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड पोटेशियम का को ट्रांसपोर्टर का इनिबिशन हुआ है, वहाँ इनिबिट किया गया है, तो इनिबिट का मतलब एक्सक्रीशन बढ़ेगा। अगर उसको अंदर नहीं लिया, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो हमारी किडनी को क्या सिग्नल मिलता है कि इसको एक्सक्रीट आउट कर दो, तो वो एक्सक्रीशन का काम करेगा। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबका एक्सक्रीशन कर देता है। लूप डायूरेटिक्स में एक सबसे चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होता है। बट ये इसलिए होता है, हाइपरटेंशन की कुछ कैसी कंडीशन होती है, हमारा जो हाइपरटेंशन है वो रूफ हिट कर जाता है, ठीक है। जैसे ही रूफ हिट करेगा या हाई हिट करता है, पीक हिट करता है ना, तब लूप डायूरेटिक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत परेशानी होती है जब भी हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है जिन लोगों में, उनको देखना पड़ता है। और आपको पता है बीपी हार्ट दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर उसको कुछ हुआ, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा है, तो उसको दिल पर कुछ असर हो सकता है। अगर हार्ट पे कुछ हुआ है तो मान सकते हैं कुछ ना कुछ बीपी हुआ होगा। अब जैसे पल्मोनरी एडीमा ट्रीटमेंट करने के लिए हम लूप डायूरेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, चांसेस हैं इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो रहे हो, उसकी वजह से किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही हो। अब उसको प्रॉपर काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, एक्सक्रीशन हो गया, इन पर्टिकुलर जगह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है, आप स्पाइरेनोलैक्टोन है या एमाइलोराइड है। अब इसका टारगेट क्या है? टारगेट इसका है हमारा कलेक्टिंग डक्ट्स या लेट डिस्टल ट्यूब्यूल। ये या तो कलेक्टिंग डक्ट्स जो बिल्कुल एंड में, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हमारा सबसे एंड में काम करता है। पूरा नेफ्रॉन का आप एक तरीके से देखा जाए तो लास्ट में पहुंचेगा, लेट डिस्टल में पहुंचेगा या कलेक्टिंग डक्ट तक। और हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है, एक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जहां पर वो ब्लॉक करता है सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन और एक तरीके से पोटेशियम का एक्सक्रीशन। पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देगा और सोडियम को रीएब्सॉर्ब नहीं होने देगा। वो हमारा किसका काम है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। यहाँ पोटेशियम से याद रखिए, पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देना है। इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे ईजी हो जाएगी। अब
ट्राईएमेट्रिन और एमाइलोराइड है जिसमें एपिथेलियल सोडियम चैनल होता है, उसको इनहिबिट करना पड़ता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, एपिथेलियल सोडियम चैनल को इनहिबिट करेगा, जिसमें क्या होगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, साथ ही साथ पोटेशियम का जो लॉस हो रहा था वो कम हो जाएगा। इसका काम बेसिकली ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स तो बायस्ड है, पोटेशियम की साइड ही लेगा क्योंकि इसके नाम में पोटेशियम है, तो पोटेशियम को जाने नहीं देना और सोडियम को रुकने नहीं देना, ये इसका काम है। समझ गए आप लोग सभी। अब कोई भी, जैसे इसको यूज कहाँ करोगे, दो चीजों में, सीवीएस और हाइपरटेंशन में डायूरेटिक्स हो गए, दो चीजें और कहाँ यूज करोगे, जैसे प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है वहाँ स्पाइरोनोलैक्टोन को यूज किया जाएगा। अब हाइपोकैलेमिया है जहाँ पे कि लाइक पोटेशियम का देखा जाए ज़्यादा हो गया, वहाँ पे उसके प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है डायूरेटिक्स को, मतलब कमी हो गई है पोटेशियम की, उसको ना होने दें तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स को यूज़ किया जाता है। अब ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की अगर बात करोगे ना, तो ऑस्मोटिक में क्या है, ओस्मोसिस का याद रखो, एक तो मैनिटोल, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का एक ड्रग है मैनिटोल, ये याद रखो। ये क्या काम करता है, ल्यूमेन होता है नेफ्रॉन का, रिमेन वहीं रहेगा, साथ ही साथ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। किसके थ्रू, वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाता है फिल्ट्रेट का। Lumen of the remain in the lumen of the nephron and inhibit water reabsorption by increasing the osmolarity of the filtrate। अब इसमें क्या होता है, इसमें significant reabsorption नहीं होता, जिसमें क्या होता है, drawing water into urine। इसमें क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का काम क्या है, ये पानी को ही नहीं रुकने देता, डायरेक्ट उसको ऑस्मोलैरिटी का एक तरीके से इंक्रीज करके फिल्ट्रेट का उसको सबको बाहर निकाल देता है। इसमें चांसेस हैं कि अगर क्या डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में। अब क्लिनिकल यूज़ आप देखो, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर है या किसी में सेरिब्रल एडीमा के टाइम में, उस केस में तब उसको यूज़ करेंगे कि कम हो जाए। एक्यूट किडनी फेलियर के टाइम पे, ट्रीटमेंट के टाइम पर यूज़ करेंगे। रीनल टॉक्सिसिटी ना हो कुछ लाइक पॉइजनिंग केसेस में, तब प्रिवेंशन के टाइम पे यूज़ करेंगे। जैसे पॉइजनिंग हो गई है ना किसी को, तो क्या होगा, वहाँ पे टॉक्सिसिटी हो सकती है, रीनल टॉक्सिसिटी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को दे दो, वो सब कुछ बाहर कर देगा, डायरेक्ट निकाल देगा। अब इसमें हमारा समरी चार्ट जो आता है ना, समरी चार्ट से आप धीरे एकदम मतलब हैंड टू हैंड याद करोगे। समरी चार्ट पे जाओ, अपनी कैटेगरीज देखो, क्लासिफिकेशन का, मेडिकेशन याद करो, मेडिकेशन के बाद उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखो, ठीक है। अब इसमें हम अपने कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कौन से कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड है हमारा एसीटाजोलामाइड, हमें इसकी बात करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। एसीटाजोलामाइड हमारा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव से बनता है, जिसमें सेंटर में सेंट्रल सल्फोनामाइड ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग से, और एक उसके साथ क्या होता है, डाइथायोकार्बामेट मोइटी होती है, ठीक है। बीच में बैठता है ये सल्फोनामाइड ग्रुप जो रहता है, वो बीच में रहता है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, साथ ही साथ उसमें हमारा डाइथायोकार्बामेट मोइटी रहती है। मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन का नाम क्या है बताइए, क्लासिफिकेशन का नाम तो याद ही होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन का क्या काम है पता है सबको, जिसमें क्या होता है, हमारे पर्टिकुलर इस एंजाइम को इनहिबिट किया जाता है, जिसकी वजह से रिवर्सिबल हाइड्रेशन हो जाता है, एक तरीके से पिविटल है रिवर्सिबल हाइड्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके लिए हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन होना ज़रूरी है। रीनल इफेक्ट होता है, जैसे हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं किडनीज में, उसमें इनहिबिशन होता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए थे, एसीटाजोलामाइड है वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने
होने देता बाइकार्बोनेट का। भाई साहब हमारे बाइकार्बोनेट वाले हैं ना, वो साथ में अपने और लोगों को लेकर और निकलते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, वाटर। तो रीनल इफेक्ट आता है हमारा एसीटाजोलामाइड से, इन सबको लेकर निकलेगा तो बीपी कम करेगा, ग्लूकोमा में प्रेशर कम होगा, एपिलेप्सी में कम होगा, सिकनेस जो हो रही है एल्टीट्यूड, जिनको वो बोलते हैं ना माउंटेन सिकनेस है या फिर मोशन सिकनेस है, उनको भी बहुत हेल्पफुल है, वहाँ भी एसीटाजोलामाइड को यूज़ किया जा सकता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट का जो लेवल ब्लड में इंक्रीज हुआ था ना, उसको कम करना शुरू कर देते हैं। आप ये याद रखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिशन का काम है क्या है, इस एंजाइम को इनिबिट करना, और एक तरीके से जो हमारे बाइकार्बोनेट हैं उनका नहीं रुकने देना, उनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देना। बाइकार्बोनेट कम होगा तो प्रेशर कम होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कम होगा। अपना भाई सब बाइकार्बोनेट ही मेन इसमें कल्प्रिट है। एसीटाजोलामाइड टारगेट करता है बाइकार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट लेकर चलते हैं पूरी पलटन को, ठीक है। ये मोड ऑफ एक्शन इजी रिमेम्बरेंस के लिए। यूजेस हमने बात कर ली है, ग्लूकोमा, एपिलेप्सी, मेटाबॉलिक, डाययूरेटिक्स तो बेचारा करता ही है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में भी है। सार का क्या है, जो हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, ये इसलिए ज़रूरी है, हमारा बाइंडिंग अगर करना है, बाइंडिंग के लिए सल्फोनामाइड ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव साइट पे जब बाइंड होगा किसकी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, असेंशियल फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब कहीं ना कहीं इसको बाइंड करके इनिबिशन कराना है ना, अब ये बाइंड होगा तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिशन होगा, तो सल्फोनामाइड ग्रुप हमारा इसलिए ज़रूरी है। अब डाइथायोकार्बामेट मॉइटी जो है वो एफिनिटी बढ़ाती है, बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ाएगी, और जो हमारी स्पेसिफिसिटी है कि हमें इसी पर्टिकुलर एंजाइम पर बाइंड कराना है, इसी स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंडिंग करानी है, उसके लिए डाइथायोकार्बामेट मॉइटी ज़रूरी है। बेंजीन रिंग हमारा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है, ओरिएंटेशन प्रोवाइड कराता है कि जिससे वो एक तरीके से जाके एंजाइम से जाके इंट्रैक्शन कर सके। आप समझिए, अब मैट्रिमोनियल साइट है, वहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन ढूंढ रहे हो, तो उसी तरीके से हमारा बेंजीन रिंग भी यही करता है। बेंजीन रिंग भी एंजाइम के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, एंजाइम की ओरिएंटेशन के लिए, तो उसमें क्या क्या करेगा, बेंजीन रिंग हमारे एंजाइम से इंटरेक्ट करने के लिए ओरिएंटेशन बनाएगा, उसके लिए हमारा ये ज़रूरी है। सब्स्टिट्यूएंट में हमारे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं बेंजीन रिंग पर, वो क्या करते हैं, इनिबिटरी पोटेंसी को इंक्रीज करते हैं। कैसे, बाइंडिंग इंटरेक्शन के थ्रू। अब देखो, इनिबिशन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इनिबिशन होना है इस पर्टिकुलर एंजाइम का, तो सब्स्टिट्यूएंट्स इसलिए ज़रूरी हैं। क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग के साथ एक तरीके से बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे, वो इनिबिटरी पोटेंसी को इंक्रीज करेंगे, बाइंडिंग इंटरेक्शन को एनहांस करके, इस तरीके से। अब सिंथेसिस है हमारा, सिंथेसिस कैसे होता है, किसका, एसीटाजोलामाइड का। एसीटाजोलामाइड का सिंथेसिस होता है, हाइड्रोजन हाइड्रेट को अमोनियम थायोसाइनेट से रिएक्ट कराते हैं, दोनों को रिएक्ट करके 1,2 बिस या बोलो थायाकार्बामोइल हाइड्रोजीन बनता है, फॉस्फेजीन और साइक्लाइजेशन के उसमें। अब ये मान के चलिए आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होने के बाद क्या बनेगा, हमारा एसीटाजोलामाइड बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसीटाजोलामाइड का सिंथेसिस हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने दूसरे कंपाउंड पर। अब हमारा दूसरा कंपाउंड है क्लोरथायाजाइड। जो हमारा थायाजाइड की बात करी तो ये किसका है, थायाजाइड डाययूरेटिक में। इसमें सल्फोनामाइड डेरिवेटिव बिलोंग करता है हमारे थायाजाइड डाययूरेटिक क्लास में, जिसमें बेंजोथायाडाइजीन है स्ट्रक्चर में, साथ ही साथ क्लोरीन सब्सटीट्यूशन हुआ है। सब्सटीट्यूएंट्स है हमारा क्लोरीन।
अब क्या करेगा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है हमारा, हमने क्या देखा था, थायजाइड रिसेप्टर ब्लॉकिंग है, जिसमें हमारा सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को डीसीटी में ब्लॉक करता है या इनिबिट करता है नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन में जैसे हमारा डीसीटी है, डीसीटी में सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स हैं, इनको ब्लॉक करेगा या इनको इनिबिट कर देगा, एक तरीके से इनको नहीं होने देगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे हमारे सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, आप समझ गए यहाँ से कि हमारा डीसीटी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जो नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, वहाँ पे थायजाइड रिसेप्टर ब्लॉकिंग की वजह से सोडियम क्लोराइड आयंस का या सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर का इनिबिशन होगा। इनिबिशन होने की वजह से क्या होगा, हमारे सोडियम क्लोराइड आयन एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे वहाँ से अपना किडनी से, एक तरीके से वाटर लॉस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जाएगा तो वाटर लॉस होगा, डाइयूरेसिस होगा। पोटेशियम लॉस में क्या होता है कि जो इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन हुआ है पोटेशियम का, हाइड्रोजन आयन का, वो हमारा थायजाइड रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें क्लोरथायजाइड है हमारा। पोटेंशियली चांसेस है कि हाइपोकैलीमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का। ठीक है, इसका एक थोड़ा हो सकता है कि ये भी कॉज कर सकता है। तो क्लोरथायजाइड से समझ जाइए क्लोरीन का हो रहा है, सोडियम को तो निकाल, देखो सारे डायूरेटिक्स से सोडियम बाहर जाना ही जाना है, कहीं एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कहीं रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका सोडियम का सिर्फ एक्सक्रीशन होगा। और यहाँ पे आपको क्लोर है तो क्लोराइड को इंक्लूड कर लीजिए कि मोड ऑफ एक्शन में हमारा क्लोराइड भी एक्सक्रीट आउट होगा। हाइपरटेंशन जब ट्रीटमेंट करना हो, फर्स्ट लाइन थेरेपी में क्लोरथायजाइड चलता है, ब्लड वॉल्यूम और वेस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके हार्ट फेलियर में डायूरेटिक्स की फ्लूइड रिटेंशन को मैनेज कर सके। अब एडीमा हुआ है, एडीमा एसोसिएटेड कंडीशन है, उसको मैनेज करने के लिए नेफ्रोलाइथियसिस प्रिवेंशन करना हो, जिसमें हमारा कैल्शियम कंटेनिंग किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोन्स जो होते हैं किडनी स्टोन में वो कैल्शियम कंटेन करते हैं, अब उनके फॉर्मेशन को रोकना है, उनको रोकने के लिए हम भी डायूरेटिक्स दे सकते हैं। अब इसकी सार की बात की जाए कि ये कंपाउंड्स का क्या क्या एक तरीके से एक्शन होता है, मतलब इनकी पोजीशन क्या है। जैसे बेंजोथायोडाइजीन कोर है, वो बहुत ज़रूरी है हमारी थायजाइड डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट टारगेट करता है हमारे सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को। ठीक है, हमारा जो काम है क्लोरथायजाइड का, सिर्फ उसमें काम होता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को टारगेट करना और उनका एक्सक्रीशन कराना, यही ज़रूरी है। यही इसकी एक्टिविटी जो देता है, जो ज़रूरी है वो है बेंजोथायोडाइजीन। ठीक है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट होगा जिससे बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ती है, पोटेंसी इंक्रीज होती है। पोटेंसी इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि लाइपोफिलिसिटी है, लाइपोफिलिसिटी है एक तरीके से उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन जो था या ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टर का इंट्रैक्शन है वो अच्छा बैठ पाता है। सल्फोनामाइड ग्रुप जो है वो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर का एक तरीके से क्रिटिकली बहुत इनिबिशन कराता है, या फिर एक तरीके से ये दोनों जो हैं ये सोडियम क्लोराइड के पीछे ही पड़े हैं। इनका काम ही है कि इनको टारगेट करना है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसकी जगह सल्फोनामाइड ग्रुप की जगह अगर पर्टिकुलरली कुछ और लग जाए, इस ग्रुप की जगह कोई और आ जाए तो सब्स्टिट्यूट होके पोटेंसी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अफेक्ट हो जाता है, सही से काम नहीं कर पाएगा। और जैसे बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट होता है। जैसे फार्माकोकाइनेटिक में हमारा ADME है, कहीं ना कहीं ड्रग की आप बोल लीजिए फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, जिसमें हमारी सॉल्युबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो बेंजीन रिंग पे हुए, अब देखो सार में क्या होता है ना, हर जगह अगर कुछ तो अच्छी एक्टिविटी शो करता है, एडवांसमेंट हो सकता है, एनहेंस कर सकता है उसकी एक्टिविटी, कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होके ख़राब भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है हमें। अब सिंथेसिस हो रही है क्लोरथायजाइड की, वो किस तरीके से होगी, हम लेंगे पहले अपना 3-क्लोरोएनिलीन। 3-क्लोरोएनिलीन को ट्रीट कराएंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ ट्रीट कराने के बाद क्या फॉर्म हो हमारा 4-amino-6-क्लोरोबेंजीन 1,3-डिस डाइसल्फोनाइल डाइक्लोराइड।
ठीक है, ये फॉर्म हुआ। फिर अमोनिया की प्रेजेंस में हमारा 4,6 सल्फोनाइल अमाइडो 3 क्लोरोएनिलीन फॉर्म हुआ। इसको फॉर्म करने के बाद हम फॉर्मेमाइड से ट्रीट कराएंगे। फॉर्मेमाइड से ट्रीट कराने के बाद हमारा क्लोरथायाजाइड हमको मिल जाएगा। हमें 3 क्लोरोएनिलीन से स्टार्ट करके क्लोरथायाजाइड है। अगर देखो आप मान के चलिए केमिकल सिंथेसिस भी ज़रूरी नहीं कि आप यही लिख कर आओ, इसमें रूट्स होते हैं बहुत तरीके के। रूट 1 के थ्रू कर सकते हो आप, रूट थ्रू के 2 या 3, जो भी रूट आपको सुटेबल लगता है एग्ज़ाम में याद करने के लिए, लिखने के लिए, तो आप वो प्रेफर करें। ज़रूरी नहीं है ये है, इसमें आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो रूट थोड़ा इजी लगता है आप उस पर मूव कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर अब देखो, सल्फोनामाइड तो हर जगह है, ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव से हैं। और किस क्लास से बिलोंग करते हैं हमारे फ्यूरोसेमाइड? लूप डायोरेटिक्स से। कोई नहीं भूलेगा लूप डायोरेटिक्स को, क्योंकि बहुत एसेंशियल है ये हमारे। अब इसमें बेंजोथायाजीन स्ट्रक्चर है, किसके साथ? फ्यूरॉन रिंग के साथ और एक सल्फोनामाइड ग्रुप के साथ। मोड ऑफ एक्शन लूप ऑफ हेनले इनिबिशन। अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है? सोडियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम का इनिबिशन करेगा। अब ये जो हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ द हेनले है ना, वहाँ पे इन सिम्पोर्टर को इनिबिट करेगा। इन 3 सिम्पोर्टर को करेगा, पहले एक को कर रहा था, अब तीनों को करेगा। फ्यूरोसेमाइड में हमने क्या बात की थी? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का ध्यान रखना है हमें। और जैसे ये है सिम्पोर्टर इनिबिट होगा तो इनका एक्सक्रीशन होगा। किसका? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का एक्सक्रीशन होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम का रिटेंशन होगा, कि रीएब्जॉर्प्शन को कैल्शियम और मैग्नीशियम को रीएब्जॉर्ब करता है, उसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो फ्यूरोसेमाइड का चांसेस है कि किडनी स्टोन फॉर्म हो सकता है। एक रिस्क फैक्टर जो आता है वो किडनी स्टोन का आता है, क्योंकि ये रिटेंशन करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ज़रूरी कहाँ यूज़ करा जाएगा इसको? हाइपर कैल्सीमिया हो गया है तब यूज़ किया जाएगा, हाइपर टेंशन है तब यूज़ किया जाएगा। अब एडीमा कॉज हुआ है, हाइपरटेंशन तो देखो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है जहां आयंस की बात हुई है। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा है तब यूज़ करेंगे हम फ्यूरोसेमाइड को। हाइपोनेट्रीमिया है जिसमें सोडियम लेवल को मैनेज किया जाता है, जो कम लेवल है उसमें की एक्सक्रीशन करा जाए। मैनेजेस लो सोडियम लेवल्स बाय प्रमोटिंग सोडियम एक्सक्रीशन। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें, सार में जो बेंजोथायाजीन है वो क्यों ज़रूरी है? ये टारगेट कर रहा है हमारा, जो हमने क्लोरथायाजाइड देखा था वो भी टारगेट करता है आयंस को, सिम्पोर्टर्स को, ये भी टारगेट करेगा अपने आयंस और सिम्पोर्टर्स को। फ्यूरॉन रिंग का काम क्या होता है? बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ाना और पोटेंसी को बरकरार रखना, कि पोटेंसी बनी रहे और ओरिएंटेशन रहे हमारे ट्रांसपोर्टर इनिबिशन की। सल्फोनामाइड ग्रुप जो है एक तरीके से क्रिटिकल इंटरेक्शन हो रहा है ट्रांसपोर्टर और इसके बीच में, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। और अगर सब्स्टिट्यूशन किया जाए, हमने बात की थी कि अगर सल्फोनामाइड ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसकी पोटेंसी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अफेक्ट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी लाइपोफिलिसिटी बढ़ती है और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट की वजह से ही इंक्रीज होती है। सिंथेसिस में जो यूज़ किया जाएगा हमारा 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड और अमोनिया के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करेगा हमारा 5-अमाइनोसल्फोनाइल 4,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। फिर साथ ही साथ इसको रिएक्ट कराएंगे फरफरल अमाइन के प्रेजेंस में। जब ये रिएक्ट रिएक्ट करके फॉर्म करेगा फ्यूरोसेमाइड। इसको हम इस तरीके से, कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी सिंथेसिस? 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड और सेम फॉर्म करेगा फ्यूरोसेमाइड। अब इसमें भी वही चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंथेसिस में ना आप रूट्स चॉइस कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो आपको आसान लगता है, जो आपको समझ आता है, उसके बेसिस पर आप अपनी केमिकल सिंथेसिस चूज कर सकते हो। किसी में क्या रूट्स होते हैं, कहीं नहीं होते। ठीक है।